उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गज़ल है। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गज़ल है। लब फूल के जैसे है, मेरी आँख कवल है। नाजरीन की खिदमत में आसिफ खान का आदाब। नाजरीन, दूरदर्शन के उर्दू चैनल यानी डीडी उर्दू पर आज से हम शुरू कर रहे हैं इर्तिकाए गज़ल पर एक खुसूसी सीरीज़ सफ़र गज़ल का। हर हफ्ते हम आपसे रूबरू होंगे गज़ल से मुताल्लिक़ बहुत सी मालूमात लेकर और आपको शेर व शायरी के एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलेंगे जहां आपको एक पल भी उकताहट नहीं होगी। हर किस्त के पहले हिस्से में हम पेश करेंगे गज़ल के इर्तिका, तारीख़ और उसके रोज़ बरोज़ मकबूल होने से वाबस्ता हक़ाइक़, और दूसरा हिस्सा शेर व मौसीक़ी के लिए मखसूस रहेगा। बचपन में वली ने मेरे नखरे उठाए, फिर मीर ने मुझको दिया बाहों का सहारा। मैं घुटनियों चलती हुई दिल्ली चली आई, इस शहर में गालिब ने मेरा हुस्न निखारा। मोमिन ने कभी ज़ौक़ ने रुखसार को चूमा, फिर नासिफ़ आतिश ने है जुल्फों को सवारा। इस दौर में मौजूद है लाखों मेरे आशिक़, हर दिल की मैं धड़कन हूँ, हर आँख का तारा, हर आँख का तारा, हर आँख का तारा। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गज़ल है। उर्दू की मैं बेटी हूँ। नाजरीन, गज़ल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके ज़बान पर आते ही दिल में मोहब्बत का जज्बा मौजज़न हो जाता है। गज़ल एक ऐसी सिनफ़ शायरी है जो जहन को सुकून और क़ल्ब को इत्मीनान बख्शती है। गज़ल एक ऐसा एहसास है जो इंसानों को एक दूसरे के करीब करता है। गज़ल एक ऐसा जज्बा है जो हर शय में जश्न तलाश कर लेता है। तो आइए गुफ्तगू करें आज एक ऐसे सफ़र की जो सिर्फ दिल से ज़बान तक का फासला तय करता है। गज़ल के इस तवील सफ़र के बारे में आइए बात करते हैं मशहूर नक्काद प्रोफेसर सादिक से और मालूम करते हैं गज़ल की तारीख़ के बारे में। उर्दू में जब गज़ल आई तो बहुत ही एक दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं कि वो गज़ल हज़रत अमीर खुसरो से मंसूब है, आज से 700 साढ़े 700 साल पहले की। और वो गज़ल इस तरह से लिखी गई कि एक मिसरा उसका फ़ारसी था और दूसरा मिसरा उर्दू या हिंदी मिली जुली, क्योंकि उस ज़माने में हिंदी और उर्दू एक ही नाम था, अलग अलग नाम नहीं थे। उर्दू तक आते आते गज़ल में एक बड़ी तब्दीली जो सबसे पहले देखने को मिलती है वो ये कि गज़ल में मर्द की तरफ से इज़हार इश्क़ होता था और वो औरत के लिए होता था अमूमन, लेकिन हिंदुस्तानी जो रिवायत थी वो रिवायत इसमें इस तरीके से दाखिल हुई कि इज़हार इश्क़ औरत की तरफ से किया जाने लगा, जो गीतों के हिंदुस्तानी गीतों की खुसूसियत रही है। मिसाल के तौर पर उर्दू और हिंदी की जो पहली गज़ल जो हज़रत अमीर खुसरो से मंसूब है, उस गज़ल को का एक शेर आपको सुनाता हूँ मैं। ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ कि ताबे हिजरा न दारा में जहाँ न ले हो काहे लगाए छतियाँ।
इसमें आगे जाके एक मिसरा आता है, ना आप आए ना भेजी पतियाँ, या सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। इन सारे उसमें आपने देखा होगा कि इजहार इश्क औरत की तरफ से किया गया। सिर्फ अमीर खुसरो की इस गज़ल तक महदूद नहीं रही बात। जब दक्कन में गज़लें लिखी जाने वाली तो हम कुल्लियात कुली कुतुब शाह देखते हैं। कुली कुतुब शाह दक्कन का सुल्तान था और शायर था, बड़ा लाजवाब शायर। उसकी गज़ल जो देखते हैं, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना, कहे हैं पिया बिन सबूरी करो, कहा जाए अम्मा किया जाए ना, कुतुब शाह न दे मुझ दीवानी को पंद, दीवानी को कुछ पंद दिया जाए ना। आपने देखा इसमें भी औरत की तरफ से इज़हार इश्क है। उसके और बाद में आप देखते हैं हाशमी बेजापुरी, वो कहता है कि सजन आवें पर्दे से निकल के बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतियन का पिरोती हार बैठूंगी। तो इस तरीके से ये रिवायत, जो कि गीत की रिवायत थी, हिंदुस्तानी गीत की रिवायत थी, हिंदुस्तानी एलिमेंट था, ये गज़ल में दाखिल हो गया और गज़ल की एक क़ुव्वत बन गया। नाजरीन, गज़ल अपने सफ़र पर थी, कई मुल्कों से होते हुए हिंदुस्तान आई, कई ज़बानें बदली। प्रोफेसर सादिक का क्या कहना है, गज़ल की मकबूलियत की वजूहात क्या रहीं? दरअसल गज़ल एक ऐसी सिन्फ है कि इसमें 2 मिसरों में सारी की सारी बात हो जाती है और इसमें वारदात क़ल्बी, दिल पे जो कुछ गुज़रती है, बाहर जो कुछ मंज़र नज़र आ रहा है उससे जो दिल पे असर होता है, और वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें रकम कर दी जाती हैं। तो जज्बात के इजहार के लिए बहुत ही मुनासिब तरीन चीज़ हुई है। जब कोई शख्स अपना मकाम बदलता है तो उसके रहन सहन में यकीनन बदलाव आता है। इसी तरह जब गज़ल ने ज़बान बदली तो उसमें क्या तब्दीलियाँ आई, प्रोफेसर सादिक का क्या कहना है इस बारे में, आइए उन्हीं से मालूम करते हैं। कि ज़िंदगी रवां दवा है और गज़ल का दायरा फ़िक्र जो है और दायरा इजहार वो बढ़ता चला जा रहा है। ज़िंदगी में पेचीदें यहाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं, ज़िंदगी में कशाकश भी बढ़ती चल रही जा रही है। तो हमारी गज़ल जो है वो आज की ज़िंदगी के साथ इस तरीके से पेवस्त है कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, और इसी से हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक ज़िंदा रहने वाली चीज़ है, ज़िंदा रहेगी, निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, और इसी तरीके से ये गज़ल का कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। गज़ल ही नहीं, उर्दू में और भी असनाफ़ सुखन हैं, जैसे नज़्म या रुबाई, लेकिन गज़ल में ऐसा क्या जादू है जो सर चढ़कर बोलता है? और प्रोफेसर सादिक से ये भी जानते हैं कि गज़ल का मुस्तकबिल क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक बहुत मुख्तसर तरीन फॉर्म है, 2 मिसरों में पूरी की पूरी बात करना होती है, और वो बात जो है जितनी ज़्यादा गहरी होती है उतना ही अच्छा शेर होता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक बार किसी एक होटल में बचपन में किसी जगह एक शेर लिखा पढ़ा था। वो लिखा हुआ था कि खुदा जब मुझसे पूछेगा कि ये तकसीर किसकी है तो कह दूंगा कि किस्मत में लिखी तहरीर किसकी है। तो नाजरीन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि प्रोग्राम का ये हिस्सा मखसूस है गज़ल ख्वानी और गज़ल सराई के लिए, तो अब आपको ले चलते हैं एक नए संगे मील की तरफ। इस हिस्से में हर हफ्ते आपको मिलवाएंगे एक मारूफ शायर से और उनकी एक गज़ल सुनवाएंगे किसी मुतरन्निम आवाज़ में। तो आइए सफ़र गज़ल का के अपने इस पहले एपिसोड में आपको रूबरू कराते हैं आज के एक मुमताज़ और मशहूर शायर जनाब वसीम बरेलवी से। वसीम बरेलवी साहब गुज़िश्ता 6 दहाइयों से मुल्क की शायरी पर छाए हुए हैं। उनका पुरफ़िक्र कलाम और उनकी मशहूर कुन आवाज़ ने पूरी दुनिया के उर्दूदां तबके को अपना दीवाना बना रखा है। वसीम बरेलवी न सिर्फ अदब की दुनिया पर छाए हुए हैं बल्कि मुशायरों के भी वो बेताज बादशाह हैं। उनके अशार लाखों लोगों को याद हैं। उनके अशार के ज़रिए से लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं। नाजरीन, कहते हैं किसी भी शख्स को शायरी ऐसे ही नहीं आ जाती। शायर बनने से पहले कुदरत उसे एहसासात की भट्टी में तपाती है और ये तपते हुए एहसासात ही शेर के सांचे में ढलकर उसके दर्द, कर्ब और जज्बात की तर्जुमानी करते हुए बाहर आते हैं। वसीम साहब की इब्तिदाई ज़िंदगी और उनके शायर बनने की पूरी दास्तान आइए उन्हीं से सुनते हैं। मैं एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और ननिहाल और ददियाल दोनों की तरफ से ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम तरह से संभले तो हमारी ददियाल की जायदाद वगैरह तो सब कुछ वजूहात की बिना पर बहरहाल ये कि हमें ननिहाल में रहने का शरफ़ हासिल हुआ। और ज़ाहिर बात है कि ननिहाल में जो बच्चे रहते हैं उनकी तरबियत में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं नफ्सियाती तौर पर कि जो उनकी महरूमियाँ बन जाती हैं। मेरे घर में शायरी का माहौल था, मेरे वाले साहब खुद शायर थे और मेरा इल्मी घराना था, मतलब फ़कीर
हज़रत शेख समाउद्दीन साहब की औलाद में हम हैं, तो हमारे यहाँ तो ये तय है कि हमारे यहाँ रिज़्क़ जो है वो भी इल्म से आ गया या क़साद से आ गया। तो वो तमाम निस्बतें होती हैं जो आपको कहीं यानी बिखरने नहीं देती हैं, या मिसाल के तौर पर आपको लड़खड़ाने नहीं देती। वो तमाम असरात जो हैं यकीनन कहीं कारफरमा रहे होंगे, क्योंकि मैं उस वक्त इतना बाशऊर नहीं था कि कौन बचा रहा है, कौन तबाही से बचा रहा है, कोई चीज़ थी जो मुझे रोके हुए थी। इस तमाम चीज़ों के बीच में निकल कर जब रास्ता शायरी का आया और शायरी में अपने आप को एक सुकून मिलने लगा, शेर कहकर सुकून मिलने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि साहब मेरे पास एक हथियार ऐसा आ गया कि जिससे मैं भी लड़ाई लड़ सकता हूँ। वसीम साहब मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत माने जाते हैं। और नाजरीन, आइए वसीम साहब से मालूम करते हैं कि वो मुशायरे के स्टेज तक कैसे पहुँचे और अपनी इस शोहरत को वो कैसे लेते हैं। कि मैं लाइब्रेरी से मुशायरे में पहुँचा हूँ, मैं कहवा खाने से नहीं पहुँचा हूँ। मैं पूरा सब कुछ अपना सफ़र वहाँ तय करने के बाद तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जिस दौर में दाखिल हुआ था वहाँ पर रिवायती किस्म की शायरी का एक दौर चल रहा था। एक ख़ास तरह की पोशिश जो थी वो मुशायरे का हिस्सा थी। मेरे पहनावे पर एतराज़ हुआ कि साहब ये लिबास जो है मुशायरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। मैंने कहा कि जनाब अली, मैं मुशायरा मेरी मंजिल नहीं है। तो उनका फिर मुशायरे में ना आइए। मैंने कहा आऊँगा, इसलिए आऊँगा कि मुझे जो बात कहनी है, मुझे इससे बड़ा स्टेज दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देता और दुनिया की किसी ज़ुबान के पास नहीं है। अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया तो घर बैठ जाऊँगा। शोहरतें जो हैं, एक है शोहरत, एक है मकबूलियत, एक है महबूबियत। शोहरत, महज शोहरत तो कई ज़रियों से हो जाती है, कई तरीक़ों से, लेकिन शोहरत के साथ साथ विकार, शोहरत के साथ साथ लोगों के दिलों में एहतराम, और उसके बाद फिर वो अगली मंजिलें कि मोहब्बत, महबूबियत, मकबूलियत, ये सब चीज़ें खुदादाद हैं। इस पर कोई आदमी नाज करे या कोई कहे कि मेरी लियाकतों को इसमें दखल है, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नादानी की कोई बात नहीं हो सकती। वसीम साहब दिल्ली और लखनऊ के दरमियान बसे यूपी के एक शहर बरेली में पले और बढ़े। आइए उनसे मालूम करते हैं उनकी शायरी पर दबिस्तान दिल्ली का रंग चढ़ा या दबिस्तान लखनऊ का। हर जगह की अपनी कुछ रिवायात होती हैं। दिल्ली स्कूल के अपने मुतालबात थे, उसके बाद हालात बदले, लखनऊ स्कूल के अपने मुतालबात हुए, और मेरे ख़्याल में तो शायद दुनिया के किसी ज़ुबान के अदब में ये खाना बंदी नहीं हुई है जैसी कि हमारे यहाँ हुई है कि आपने उसको स्कूलों बट। हाँ, ये सही है, कुछ शहरों को, भाई दिल्ली में सरपरस्ती कौमी सतह पर हो रही थी, ज़ाहिर बात है कि उस वक्त शायर के पास कोई ज़रिया मुआज ऐसा तो था नहीं, उस वक्त तो ये मौक़े थे नहीं। अगर वो फ़नकार कह रहा तो उसको सरपरस्ती चाहिए थी दरबार की, है ना। इसी तरीके से अगर दरबार सरपरस्ती कर रहा है लखनऊ में, तो वहाँ पर अहले कलम जमा होंगे, अहले फ़िक्र जमा होंगे और तख्लीक़ात जमा होंगे। ये तो उस ज़माने के तकाज़ों का था। ऐसी हैदराबाद में सरपरस्ती मिल रही थी तो वहाँ जमा हो रहे थे। तो ज़ाहिर बात है कि बरेली में तो इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन था ही नहीं, वहाँ इस तरह की दरबारदारी या नवाबी या अमारत थी ही नहीं कि जिसके तहत लोग वहाँ जमा होते। वहीं जाते, क्यों साहब दिल्ली छोड़ कर गए मीर लखनऊ तक। अगर कोई मरकज़ बरेली होता ऐसा कि वहाँ पर वो सरपरस्ती मिल सकती होती, शायद कम फासला तय करते, लखनऊ तक क्यों जाते। इसी तरीके से रामपुर था, रामपुर के अंदर भी स्टेट थी, वहाँ पर भी। तो उस ज़माने के तकाज़े मुख्तलिफ। मैं तो इस ज़माने में, इस मामले में जिगर साहब को बहुत दुआ निकलती है कि उन्होंने उस मखसूस माशरे से, उस मुंतखब माशरे से निकाल कर शायरी को बाज़ार में लाए, और बाज़ार में लाकर यानी उन्होंने उन महफ़िलों को आ रहा था कि जो जिसके अंदर तमाम लोग शिरकत कर सकें। चुनाचे वो एक दरबारों की महफ़िल, उमरा की महफ़िलों से निकलकर आवाम के बीच में आई। नाजरीन, मौसीकी और गज़ल का आपस में ऐसा रिश्ता है जैसा धूप और छाँव का। आइए वसीम साहब से ही जान लेते हैं कि मौसीकी और गज़ल का रिश्ता उनकी नज़र में कैसा है और एक अच्छे शेर की तारीफ़ क्या है। में गायकी और तरन्नुम, इसमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है। गायकी जो है वो सीखी जा सकती है, इंस्टीट्यूशन है मौजूद, मौसीकी सीख लीजिए आप, सीखी जा सकती है। तरन्नुम सीखा नहीं जा सकता। तरन्नुम अगर वजूद का हिस्सा नहीं है तो फिर वो शेर का हिस्सा नहीं हो सकता, तब वो शेर की तरसील का ज़रिया नहीं हो सकता। जिसको आप तरन्नुम कहते हैं या आवाज़ कहते हैं, तो जो बड़े बड़े तहत में पढ़ने वाले मैंने देखे भी हैं, सुने भी, वो भी गुनगुना कर शेर कहते हैं। उनका तरन्नुम ऐसा नहीं होता कि वो उसे पेश कर सकें, लेकिन अंदर का रिद्म, अंदर जो उसके मौसीकी है, आपका म्यूज़िक है, वो उसका हिस्सा बनता है, तो वो गुनगुना कर शेर कहते हैं।
अब अगर वो हावी हो जाए और शायरी पीछे छूट जाए तो नुकसान है शायरी का, क्योंकि तरन्नुम तो वक्त के साथ है। आज सुन रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है आपको, कल आवाज़ खामोश हो जाएगी, बाकी रहेगा आपका कलाम। तो बुनियादी तवज्जो जो है वो शायर को अपनी कंटेंट पे देना है, अपनी शायरी पे देना है, अपना जो एहसासात हैं उनको किस तरीके से वो लफ्ज़ों का जामा पहना रहा है, कैसे पहकर अता कर रहा है, उस पर देना है। नाजरीन, वसीम साहब की शायरी का अहम पहलू होता है उनकी गज़लों का मजमून। उनका हर शेर अपने मजमून और अल्फाज के इंतखाब की वजह से बेहद अच्छा माना जाता है। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या शय है किसी शायर को जो अच्छी शायरी के लिए मजबूर करती है। नो डाउट मुताला आदमी के जहन को वसी करता है, खैर, मगर इससे बड़ी चीज़ जो है वो है कुदरत का दिया हुआ इंसान के पास वो शऊर जो मुताला कुतुब से ज़्यादा मुताला कायनात की दावत देता है, जो मुताला हयात के में रच बस जाता है, जो मुताला कायनात में रच बस जाता है, वो किसी इदारे के बस का नहीं है, वो किसी किताब का बस का नहीं है, वो कुदरत की देन होती। ये क्रिएटिविटी जब इस मकाम पर आती है तब वो एक्सेप्टेबिलिटी इख्तियार करती है। नाजरीन, उम्मीद है वसीम बरेलवी साहब के साथ ये गुफ्तगू आपको बेहद पसंद आई होगी। आइए अब वसीम साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी एक गज़ल हमें सुनाने की जहमत गवारा करें। मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है, किसी का कुछ न बिगाड़ो। ये शेर सुनिए बतौर ख़ास। ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। आखिरी शेर पेश करता हूँ कि तुम आ गए हो तो फिर
चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता। क्या बात है नाजरीन, ये थे वसीम बरेलवी साहब जो अपनी एक गज़ल से हमें नवाज रहे थे। और आइए अब आपको वसीम साहब का कलाम सुनवाते हैं एक नौजवान और मुतरन्निम आवाज़ में। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। ज़माना है ज़माने की निगाहों में नाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। चला है सिलसिला निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। चला है सिलसिला। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम निकले हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां गज़ल की खूबसूरत दुनिया हमारे चारों तरफ अपनी वसी बाहें फैलाए खड़ी है, लेकिन घड़ी की सुई का मुतालबा कुछ और ही है।
इसलिए फिलहाल आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी सफ़र के दौरान, और हम बात करेंगे गज़ल के इर्तिक़ा के बारे में और आपको मिलवाएंगे एक और मशहूर शायर से। तो देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल DD उर्दू।